वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन से आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो टोटल आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स। तो उसी के लिए हमने जो है वो आज का लेक्चर रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। हम इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग बाइफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहले ऑप्शन में अगर आप गौर करेंगे तो आपको पास बाइफेनिल जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का बाइफेनिल बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग पहले से ये बात जानते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए फर्स्ट जो उसकी मतलब प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस वाले मॉलिक्यूल की, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये अनसिमेट्रिकल है? मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जबकि यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अरे ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। चलिए दूसरे ऑप्शन को कर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह का है आपका, जिसमें आपको यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? यस, ये इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है जी। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है? इसे इस प्लेन से काटेंगे अपन, ठीक है, इस पूरे प्लेन से। तो जो NO2 ग्रुप है वो NO2 ग्रुप सपोज कीजिए ये मेरे सामने अब यहां पे है, ठीक है, इसे मैं यहां से काटता हूं तो जो NO2 ग्रुप था वो बिल्कुल आधा आधा कट जाएगा और जो बाइफेनिल थी वो भी आधी आधी कट जाएगी और नीचे अपना आयोडीन जो था वो भी आधा आधा कट जाएगा। तो इस प्लेन से इसे मैं काट सकता हूं। जो यहां पे मैं तो दिखा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है इसे दिखाना, तो मैं इस प्लेन से इसे काट सकता हूं। इस प्लेन से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिलेगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे गौर करते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीका का है कि यहाँ पे आपको ब्रोमीन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आयोडीन दिया हुआ है एंड फिर से आपको यहाँ पे एक ब्रोमीन दिया हुआ है और आयोडीन दिया हुआ है। देखने को तो लगता है कि इस वाली बाइफेनिल को अगर मैं यहाँ पे रखूं और इस तरीके से काटूं तो ये कट जाएगी, यस या नो। लेकिन ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बाइफेनिल जो है वो इस प्लेनर है ही नहीं, ये प्लेनर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेट कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि यहां पे 4 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इनके स्टेरिक रिपल्शन की वजह से यहां पे रिपल्शन लगता है और रिपल्शन यहां भी लगता है। इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो बाइफेनिल है, मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब आपको दिख ऐसी रही होगी बाइफेनिल, ये भी ये एक फेनिल ग्रुप और ये फेनिल ग्रुप, लेकिन ये इस प्लेन में ना होकर इस प्लेन में होते हैं रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है, इनके रिपल्शन को कम करने के लिए। मतलब ये एक प्लेन में नहीं है। अब बताओ कैसे काटोगे? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर ये क्वेश्चन अपना बनता है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाता है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फिर से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है उसे फिर से अपन इस प्लेन से काट सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो पहले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इन एन SN1 रिएक्शन ऑन किरेल सेंटर देयर इज। तो किरेल सेंटर के बारे में बात करी है और ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए हुए हैं आपको कि वो 100% रिटेंशन देगा, 100% इन्वर्जन देगा या 100% अपने को रेसमिक मिक्सचर देगा। तो समझो इस बात को, हमारे पास SN1 मैकेनिज्म जो होती है तब हमारे पास बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो होता है वो प्लेनर होता है। कैसा? प्लेनर होता है। कार्बोकेटायन इज क्या होता है अपना? प्लेनर होता है, ठीक है, प्लेनर। और यहां से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करने वाला है, ठीक है। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है इस तरीके से। तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, या तो वो इसके ऊपर से अटैक करे यहां पर,
या वो इस प्लेन के नीचे से अटैक करे। समझ गए बात को? तो जिस डायरेक्शन में हमारा न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था उस डायरेक्शन से अटैक होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो वो निकल कर उसका क्लाउड भी तो होगा। मतलब यहां से समझो कि यहां से सपोज दैट क्लोरीन निकल कर गया है, क्लोराइड निकला है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल नया वाला अटैक करने वाला है। तो क्लोराइड ऐसे थोड़ी है कि वो बाहर ही चला गया सॉल्यूशन से, वो है तो इसी के इर्द गिर्द ही, वो है तो यहीं पे आसपास ही। मतलब यहां पे इसने पहले बॉन्ड बना रखा था और ये क्लोरीन यहां से निकलकर कहां चला गया होगा, सपोज दैट ये क्लोरीन यहां से निकलकर यहां आ गया होगा। तो जिस डायरेक्शन में क्लोरीन था उस डायरेक्शन से अटैक होने के चांसेस, उस डायरेक्शन से अटैक होने के चांसेस तो उतने नहीं है ना जितने इसके बैक साइड से अटैक होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल 50% से कम इस डायरेक्शन से अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहां पहले से मौजूद अपना क्लोराइड आयन इसी के इर्द गिर्द में ही है। तो जिस डायरेक्शन से हमारा पहले वाला न्यूक्लियोफाइल हटता है और दूसरे वाला आके अटैक करता है, तब तो हमारे पास रिटेंशन बनता है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से आके अटैक करता है तो हमारे पास इन्वर्जन बनता है। तो जिस डायरेक्शन से हमारा क्लोरीन हटा है उसी डायरेक्शन से अटैक कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है वो लेस देन 50% होता है, ठीक है, और जो हमारे पास इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो मोर देन 50% होता है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 10% बनता और ये 90%, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन हल्के से अपने पास चांसेस कम होते हैं। तो यही तो होते हैं अपने जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में या फिर आईआईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, थोड़े से डीपली क्वेश्चन यहां से हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये बात? तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स द Cl, जब हमारा Cl बॉन्ड टूटेगा तो जो कार्बोनियम बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोनियम आयन है। तो यहां पे हमें उसने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है CH, Cl, CH, CH2, NO2। तो ये हमारे पास हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ये सेल यहां से निकलेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सेकेंड ऑप्शन अपने पास है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। थर्ड ऑप्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, तो ये थर्ड ऑप्शन है, तो ये अगर Cl निकला तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। एंड जो लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है उसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन? बेंजाइलिक। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं कि प्रैक्टिकली ये प्रूफ हुआ है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। जरूर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होता है, लेकिन यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी तो लगता है। जरूर आपका मीजोमेरिक इफेक्ट मोर इफेक्टिव होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, देन इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन तुम सोचो यहां तो अकेला मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है और यहां पे दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी और जो लग रहा है नो अल्फा हाइड्रोजन का, और एक हमारे पास प्लस आई भी जो 3 प्लस CH3 ग्रुप के वजह से लग रहा है। तो इसी वजह से प्रैक्टिकली ये प्रूफ हुआ है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, विच टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। तो पहला जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है वो कौन सा है, हमें दिया हुआ है फेनिल हैलाइड। दूसरा जो कंपाउंड दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन जो अपने पास है वो कौन सा है, XNO2 और NO2। तीसरा ऑप्शन जो अपने पास है वो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड।
और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इनका ऑर्डर पूछा है अपन से, तो जरा गौर कीजिएगा, ये अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन गया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन देगा, थर्ड देगा। यस या नो? तो फिर ऑप्शन बचते ही नहीं है, क्योंकि बाकी के जो 4 ऑप्शन हैं उनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 3 डिग्री मतलब जो थर्ड ऑप्शन हो वो सबसे आगे हो, सबसे ज्यादा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो। ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपन इसे और अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिग्री है, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस बॉन्ड का यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने पहले एल्किल हैलाइड चैप्टर में कर ली थी। तो एरिल एल्किल हैलाइड जो हमारे पास है, एरिल हैलाइड जो है, तो उसका एक्स निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाते हैं इसके रेजोनेंस की वजह से, दूसरा कि इस फेनिल रिंग पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो 2 रीजन तो हो गए, तो ये तो लेस स्टेबल होगा। लेकिन यहां पे इसकी और बात कर लेते हैं, देखो ये भी निकलना मुश्किल है, टूटना इस बॉन्ड का भी मुश्किल है, लेकिन इस NO2 ने क्या कर दिया, NO2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो ऑर्थो पे है और इसके पैरा पे है वो इंक्रीज होगा। यस या नो? क्योंकि इसके -m इफेक्ट की वजह से और इसके -m इफेक्ट की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जाके आके अटैक करेगा। तो फिर सिंपल सा ऑर्डर बन गया, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। तो ये अपना ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया है, आपसे इंक्रीजिंग पूछा है तो थर्ड आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म कौन सा ऐसा देगा? तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, बेंजाइलिक क्लोराइड है। दूसरा ऑप्शन बेंजाइलिक क्लोराइड, ध्यान से समझिएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड जब कार्बोकेटाइन देगा तो वो कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा जो है वो है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा अपने को। यस या नो? नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन वो आपके पास है क्लोरोबेंजीन, और आप लोग जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन तो बिल्कुल ही रिएक्शन देगा ही नहीं, SN1। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन जो है वो है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो है वो ये वाला है, सॉरी क्लोराइड, तो ये वाला देगा अपने को। ये 2 डिग्री ये देगा ही नहीं, क्लियर हुई बात। 1 डिग्री SN1 देता है, बिल्कुल क्लियर हुई। इसका और इसका कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों का कंपैरिजन बचा हुआ है अपने पास, तो फिर आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, मोर नहीं मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो फिर ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हमें रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि C5H11Br आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन उसने NaCN से करवाई है। तो आप लोग जानते हैं कि C5H11CN बन जाएगा, कोई कुछ भी रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना, सीधी सीधी डायरेक्ट ये Br निकलेगा, जहां था वहां से निकलेगा और उस पर CN लग जाएगा, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो C5H11COOH बन जाएगा। यस या नो? और फिर से इसका अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaC कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, 11th क्लास की रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन जब हम करवाएंगे तो हमारे पास C5H12 बन जाएगा, ये CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा। सोडा लाइम की रिएक्शन है ये, सोडा लाइम की रिएक्शन, और सोडा लाइम हमारा डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है। तो फिर अब हमसे पूछा हुआ है, C5H12 तो बना हुआ ही है, अब हमसे पूछी हुई है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और हमें इसके साथ साथ ये दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास C5H12 है इसके 4 क्लोरो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं।
4 क्लोरो डेरिवेटिव्स। बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, इस क्वेश्चन की कहीं जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आपसे सीधा सीधा से पूछा है C5H12 के 4 क्लोरो डेरिवेटिव बन जाए, ऐसी स्ट्रक्चर बना दो। तो चलिए बना के देखते हैं। CH3 CH2 CH3। अब जरा गौर करो इस पे, क्या इसकी 4 क्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं? अगर मैं यहां से हटाऊं तो यहां पे Cl लग जाएगा, 1 टाइप का क्लोरो डेरिवेटिव। अगर मैं यहां से H हटाकर यहां पे अगर क्लोरीन जोड़ूं तो ये दूसरा क्लोरो डेरिवेटिव, और यहां पे क्लोरीन भी जोड़ सकता हूं तो ये तीसरा क्लोरो डेरिवेटिव, एंड लास्ट एंड फोर्थ क्लोरो डेरिवेटिव हो जाएगा ये वाला। तो टोटल हमारे पास 4 क्लोरो डेरिवेटिव इस तरीके से बन सकते हैं। जबकि हमारी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? हमारी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी होनी चाहिए, तब बनेगा। तो इसी स्ट्रक्चर के सिमिलर ऐसी कोई स्ट्रक्चर देख लो जिसमें C5H11 ब्रोमीन हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर कोई देखेंगे तो पहले आपके पास ऑप्शन बचेगा ओनली ऑन फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। अदरवाइज आपको इतना ना सोल्व करते हुए जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाऊं तो जहां पे ब्रोमीन है उसे हटाते हुए जितने भी ऑप्शन हैं उन सब में आप अगर चेक करेंगे तो एक अकेला फर्स्ट ऑप्शन है जिससे 4 टाइप के क्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। बाकी के अगर 3 ऑप्शन जो हैं उन ऑप्शंस में 3 टाइप के क्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये रिएक्शंस पता भी नहीं है तब भी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ऐसा कई बार होता है कि मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन से हो जाएं। जैसे हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था जिसमें एक ही ऑप्शन था जिसमें हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव था, मोस्ट रिएक्टिव था, ऐसा एक ही ऑप्शन था। तो कई बार ऑप्शन से हमारे पास आंसर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि CD2 डबल बॉन्ड CH CH2 ब्रोमीन, इस वाली कंपाउंड के अगर हम SN1 रिएक्शन करवाते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर SN2 मैकेनिज्म करवाता हूं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये दोनों टाइप की रिएक्शन शो करेगा, पहले आपको बता दूं मैं, ठीक है। इंडिविजुअल दोनों अलग अलग ये दोनों टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इस वजह से तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। और कार्बोकेटाइन अगर बनाऊं यहां से अगर निकाल के कार्बोकेटाइन बनाऊं तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है ड्यू टू रेजोनेंस, तो फिर ये SN1 भी रिएक्शन शो करेगा। कई कंपाउंड होते हैं ऐसे जो SN1 के लिए भी मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और SN2 के लिए भी मोर रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं इस क्वेश्चन की, मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले ये पूछ लेता हूं, which of the more reactive towards SN1 reaction, which of the more reactive towards SN1 reaction। तो आपका आंसर जाहिर सी बात है यही जाएगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, यस या नो। और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं which of the more reactive towards SN2 reaction, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, सेपरेट है, ध्यान रखना। तो भी आपका आंसर क्या जाएगा? यही जाएगा क्योंकि ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये तो 2 डिग्री था, यस या नो। तो फिर ये वाला SN1 के लिए भी ज्यादा रिएक्टिव है और SN2 के लिए भी ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ गई बात? एक टाइम पे तो एक ही रिएक्शन शो करेगा, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 तो ये, और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2 तो भी ये। समझ गए बात? तो ऐसे ही ये वाला होता है। तो फिर यहां से अगर SN1 रिएक्शन हुई तो इसका बनेगा कार्बोकेटाइन बनना, और अगर कार्बोकेटाइन बना तो ये भी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है, और एक बार रेजोनेंस होकर ये कार्बोकेटाइन भी तो स्टेबल है, ये हुआ रेजोनेंस, यहां पे भी तो जुड़ सकता है, जैसे यू नो। ये डी ड्यूटेरियम है, अगर यहां हाइड्रोजन होता तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये ड्यूटेरियम है तो यहां पे 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो SN1 के थ्रू 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर मैं इस SN2 के बारे में बात करूं तो SN2 में कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं, तो जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा
वो वहां जुड़ेगा जहां से पहले वाला हैलाइड निकला है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ेगा। तो SN2 के थ्रू एक टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आपसे आपके जो ऑप्शन थे उन्हें चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन था बोथ SN1 एंड SN2 गिव्स 2 प्रोडक्ट, नहीं, दोनों 2 प्रोडक्ट नहीं देते, ये एक देता है और ये 2 देता है। सेकंड ऑप्शन है कि बोथ SN1 एंड SN2 गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है SN1 गिव्स 2 प्रोडक्ट बट SN2 गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट, यस, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन व्हेन एसीटोन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो फिर क्या होगा देखिएगा। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन आप याद करवाएंगे मुझे एक बार। तो हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड होता है, कौन सा, क्लोरीन हो सकता है, एक्स लीजिएगा, या ब्रोमीन हो सकता है, और हम यहां लेते हैं NaI, ऐसे नो NaI लेते हैं, और एसीटोन की प्रेजेंस होती है फिंकेलस्टाइन के अंदर, और हमारे पास एल्किल आयोडाइड और NaX बन जाता है। मतलब या तो NaX बनेगा, वो NaCl बनेगा, या बनेगा NaBr। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले ये समझिएगा कि NaCl, NaBr और NaI में से मैं अगर इनके कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर निकालना चाहूं, या सपोज दैट आयनिक करैक्टर का ऑर्डर निकालना चाहूं, तो फिर क्या आएगा। तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर आयोनिक करैक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यस नो, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब एनाइन जो है, वो एनाइन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज। और जैसे जैसे साइज एनाइन का इंक्रीजेज होता है वैसे वैसे पोलराइजेशन इंक्रीज होता है, और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होता है तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होते हैं, यस या नो। तो नीचे जाने पे कोवलेंट करैक्टर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो फिर यहां अगर मैं बात करूं Na एसीटोन की, जो हम इस रिएक्शन में लेते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में, तो ये एसीटोन की अगर मैं बात करूं तो एसीटोन एक कोवलेंट कंपाउंड है, और आप जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। तो कोवलेंट में कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, यस या नो। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो ये वाले जो यहां प्रोडक्ट की फॉर्म में बने हैं वो वाले सॉल्युबल नहीं होंगे, यस या नो, क्योंकि ये तो आयनिक कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, और जबकि एसीटोन क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। लेस सॉल्युबल होने की वजह से इनकी प्रेसिपिटेट मिलेगा, और प्रेसिपिटेट मिलेगा तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यस या नो। और प्रेसिपिटेट को हम यहां से लगातार रिमूव कर सकते हैं, तो प्रेसिपिटेट की वजह से ये रिएक्शन कहां जाएगी, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन यहीं अगर मैं वाटर ले लूं, जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि मैं एसीटोन की जगह पर क्या ले लूं, वाटर कर दूं, तो फिर क्या होगा, NaCl और NaBr जो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे वो सोल्यूबल होंगे इस वाटर में, और इस वजह से ये सोल्यूबल होंगे, तो जो हमारी रिएक्शन है वो वापस बैकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। वो रिएक्शन ज्यादा कहां होगी, बैकवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि इधर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, यस या नो, वाटर में इनसोल्यूबल है, और वाटर में इनसोल्यूबल है मतलब इसका पीपीटी मिलेगा, और पीपीटी मिलेगा तो ये इसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं, तो इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड होएगी, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड होगी। तो हमारे पास ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाया SN1 रिएक्शन। तो SN1 मैकेनिज्म से हो सकती है रिएक्शन, क्योंकि हम एसीटोन की जगह वाटर ले रहे हैं जो पोलर सॉल्वेंट है, यस या नो। तो SN1 के थ्रू होगी तो सही, लेकिन वो फॉरवर्ड नहीं होगी, वो कहां होगी, बैकवर्ड होगी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हुआ अपना। सेकंड ऑप्शन है रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाया SN2 मैकेनिज्म। अरे SN2 मैकेनिज्म तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि जो सॉल्वेंट लिया है वो कैसा हो गया, वो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, रिएक्शन अकर्स इन बैकवर्ड बिकॉज NaCl फॉर्म्ड इन राइट हैंड साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट हो नहीं पाएगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ।
तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने और टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मेडिकल या फिर नीट या फिर अपने आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए हमें मोर देन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो हम टाइम टू टाइम आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस के लेक्चर्स जो हैं हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे।